हाय एवरीवन। तो हम लोग इस वीडियोस में क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है उस पे कवर करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो है चैप्टर नंबर 1 साइंस का, है ना, जिसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके। तो पहले मैं पूरे क्या करूँगा इस चैप्टर में। सबसे पहले फर्स्ट मैं पूरे चैप्टर का एक समरी में बता दूंगा कि समराइज वे में कि क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एनसीईआरटी बेस्ड मैं आपको सारा लाइन में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसा क्या है, कंटेंट है सारा। और तीसरे बात, इसमें जो भी सारे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं उस पर आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, जो कि बोर्ड में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है। और फिर लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपने लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। तो इस वे में हम इस चैप्टर को पहले कवर करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला क्या है कि मैं क्या करूँगा, इसको चैप्टर का समराइज वे में पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या क्या कंटेंट है, एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत सारे टर्म्स होंगे जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको समझने में जब लाइन बाय लाइन पे एनसीईआरटी में जाऊंगा या फिर जब उनके कंटेंट के थ्रू मैं समझाऊंगा तो आपको कोई दिक्कत ना हो, हर एक वर्ड और हर एक टर्म्स आपको समझ में आए। इसलिए मैं क्या करूंगा, पूरे समराइज वे में पहले बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी बेस्ड आपको पूरा नोट्स बनाते हुए आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि इसका एक अच्छे से जो आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इस पर क्लियर कर सको। और तीसरा फिर रिएक्शंस के बारे में हम लोग कवर करेंगे जो बोर्ड में आते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, बस इतना ही। तो चलते हैं, पहले तो समरी देखते हैं केमिकल इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है हमें डिटेल में। ठीक है, तो समझना अच्छे से आप लोग। जनरली पहले समझो क्या चीज, नाम क्या दिया गया है, केमिकल। ठीक है, टर्म समझना पहले क्या दिया गया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके। तो सबसे पहला टर्म आता है हमारा ये केमिकल। भाई केमिकल होता क्या है ना, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल। तो सबसे पहले ये जानना है हमें कि केमिकल होता क्या है। तो ये बोलेंगे कि केमिकल जो भी एक सब्सटेंस है, ठीक है ना, और जिसका कोई एकदम डिफाइंड कंपोजिशन होता है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी कुछ और है बाद में कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 लीटर वाटर लेते हैं तो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का भी वही कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाएगा जो कि 1 लीटर वाटर में होगा, है ना। मतलब उसका कोई क्वांटिटी से मतलब नहीं होता, उसका कंपोजिशन जो होता है वो डिफाइंड होता है ना। वैसे वो क्या कहते हैं, हम लोग केमिकल्स कहते हैं। ठीक है। तो केमिकल्स क्या हो गए, तो केमिकल्स आर दो सब्सटेंस, क्या बोल सकते हो, केमिकल्स are those substance those substance which has which has defined composition या फिर definite composition, है ना, which has defined या definite composition। डिफाइंड लोग डिफिनिट बोल देता हूँ, है ना, डिफाइंड बोलो या फिर डिफिनिट बोलो। ठीक है, कंपोजिशन समझना पहले, फिर अच्छे से फिर इसको नोट्स में मैं आपको लिखवा दूंगा, आप पहले समझना कि केमिकल्स होते क्या है। पहले तो पहला क्या मैंने बोला कि केमिकल भी क्या एक तरह का सब्सटेंस ही है जिसका कंपोजिशन जो होता है। कंपोजिशन का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर हम बोलूं क्या कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर है, मैं अगर बोलूं कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर है तो इसके भी जो हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे वो H2O ही तो कहलाएगा, हर एक मॉलिक्यूल जो बने हैं। यानी कि वाटर तभी बनेगा जब आपका 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया तब जाके ये बना हमारा, है कि नहीं। चाहे वो अब आपका 1 लीटर हो चाहे वो आपका 1000 लीटर हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसका जो कंपोजिशन होगा वाटर का वो हमेशा यही रहने वाला है कि नहीं। तो केमिकल्स वही होते हैं कि जो कि जिसका डिफरेंट कंपोजिशंस होते हैं, पहली बात। दूसरा बात क्या बोल सकते हो आप कि केमिकल्स बनते कैसे होंगे, ये वाटर हो गया ये सब क्या है, ये सब या तो ये प्रोड्यूस होता है या फिर कभी जब कभी कोई केमिकल रिएक्शंस हुए आपस में, है ना, तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो रिएक्शंस कैसे होंगे, तो जो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है जो लिखा हो गया है रिएक्शंस, तो बोलता है कि यही केमिकल्स, है ना, व्हेन केमिकल्स रिएक्ट विद ईच अदर, है ना, जब डिफरेंट केमिकल्स
रिएक्ट विथ ईच अदर, तब जाके एक केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है। whenever whenever टू, है ना, टू केमिकल्स, whenever ना बोल के ऐसे लिखते हैं, जरूरी नहीं कि हर केमिकल्स रिएक्ट करे तो रिएक्ट कर ही जाता है, क्योंकि आपको जाना ये बहुत सारा एक्सेप्शन केस होता है जहाँ पे तो केमिकल्स डाल दो आपको कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, है ना। तो डिपेंड करता है, वो हम लोग कवर करेंगे उसको बाद में, है ना। तो पहले क्या है, क्या चीज कि ये रिएक्शंस कैसे होंगे कि when two chemicals when two chemicals react with each other react with each other then chemical reaction take place, then chemical reaction takes place। ठीक है, आप ये भी डेफिनेशन बोल सकते हो कि केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल्स आर दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, ये भी बोल सकते हो, है ना। या फिर जब दो भी केमिकल्स आपस में जब रिएक्ट करेगा तो एक केमिकल रिएक्शंस कहलाता है ना। मीन्स केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल्स के कारण ही केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, केमिकल के कारण ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल्स आर दो सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, है ना। ये भी बोल सकते हो आप, क्या, केमिकल्स आर दो सब्सटेंस those substance which takes part in chemical reactions which takes part in chemical reaction, है कि नहीं। तो अब मल्टीपल इसके डेफिनेशन हो सकते हैं, ये समझने पे है ना। तो पहले केमिकल्स है क्या, तो पहला मैंने जाना हम लोगों ने कि केमिकल्स क्या है हमारा। तो केमिकल हमारा जो है वो है कोई भी सब्सटेंस जिसका तो एकदम डिफरेंट कंपोजिशंस होंगे, कोई भी चेंज नहीं करेगा, चाहे कहीं का भी वाटर हो हमेशा वो H2O ही कहलाएगा, पहली बात। दूसरा, इसी केमिकल्स के कारण, इसी केमिकल ऐसे सब्सटेंस के कारण ही आपको केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और जब भी दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करेगा तो केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस होगा, है कि नहीं। तो इस तरह का चीजें हम लोगों ने जाना कि केमिकल्स क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या है। फिर अब एक और टर्म लिखा गया है इक्वेशन, देखो आप, है ना। इक्वेशंस क्या होते हैं, तो हर एक टर्म को अच्छे से समझो आप लोग। अब बोला जा रहा है इक्वेशन, कि भाई इक्वेशन क्या है हमारा, है ना। तो इक्वेशन किसे कहेंगे, तो कहते क्या है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज बोलूं, क्या, कि जैसे कि एक हम लोग एक ले लिए एसिड, ले लिए ना, कोई भी एसिड ले लिए कि जब व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस देन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म, अगर ऐसे मैं बोल दूं, या फिर एसिड रिएक्ट विद सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेसिकली। तो अगर कुछ भी ऐसे बोलते हैं हम लोग तो क्या होता है ना, आप कैसे लिखोगे इसे, है ना, पूरे बहुत लंबा हो जाएगा ना लिखने में। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे रिएक्शंस को एक इक्वेशन के माध्यम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम लोग केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। व्हेन है ना, केमिकल इक्वेशंस, है ना, क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन, तो क्या बोलेंगे इसे कि व्हेन केमिकल्स रिएक्शंस, व्हेन केमिकल्स reactions are represented in the form of presented in the form of equation, in the form of in the form of equation, then it is called chemical equation, called chemical equation। Got it? क्या बोला जा रहा है कि when chemical reactions are represented in the form of equation, जब इसी chemical reactions को जब हम लोग इसको इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम लोग केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो उसमें सबसे मेन टर्म जो होता था वो मेरा था केमिकल। केमिकल होता क्या है, जो हमने बस समझा दिया कि वो सब्सटेंस जिसका डिफरेंट कंपोजिशंस होते हैं, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब आपस में दो केमिकल रिएक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, जिसकी वजह से कुछ नया केमिकल का फॉर्मेशन भी होता है ना। ये भी लिख सकते हो,
दिया ना, व्हेन टू केमिकल रिएक्शन अदर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये लिख सकते हो, ऐड कर दो, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ, leading to the formation of new type of what, leading to the formation of new type of compound या chemicals, है ना। क्या हुआ कि आप दो रिएक्शन तो कंबाइन किए, मगर उसका जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कुछ एक नया केमिकल होगा या फिर कोई नया कंपाउंड होगा, ये भी तो हो सकता है हमारा, है कि नहीं। तो ये चीज समझ गए हम लोग। तो अब बात आता है क्या, कि आप केमिकल बता दिए, केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, केमिकल किसी रिएक्शंस को जब इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो भाई केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, ओके। बट अब यह आता क्या है कि इस केमिकल इक्वेशंस को बनाने के लिए इसमें हम लोग दो टर्म यूज करेंगे, एक होगा हमारा रिएक्टेंट, क्या होगा, रिएक्टेंट, और दूसरा जो होगा हमारा प्रोडक्ट, क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये सब किस में हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो होगा ये हमारा केमिकल इक्वेशंस में होंगे, इसमें केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलेंगे तो जो हमारा एलएचएस साइड में होगा, जो हमारा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो हमेशा मेरा रिएक्टेंट कहलाएगा, ठीक है। और जो रिएक्शंस के होने के बाद जो कुछ फॉर्मेशंस होंगे उसे हम लोग राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमारा प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट जो भी बोलेंगे वो बनेगा हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो एक ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट, समझ में आया ना कि केमिकल इक्वेशंस होंगे, केमिकल इक्वेशन कब बनेंगे, जब केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहेंगे, रिएक्टर। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा, एकदम सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलूँ क्या, एक हाइड्रोजन है, ये मेरा ऑक्सीजन है, आपस में रिएक्ट किया तो वाटर बना, H2O बना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो गौर करोगे क्या कि ये जो इस साइड जो हमारा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। और जो हमारा राइट हैंड साइड में है वो हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रोडक्ट कहलाता है, समझ में आया। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा केमिकल इक्वेशंस के, है ना। तो केमिकल इक्वेशंस को हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। जो एलएचएस होगा इस साइड में, है ना, ये हमारा एलएचएस साइड कहलाएगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा राइट हैंड साइड कहलाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो ये हुआ, मगर केमिकल इक्वेशंस भी आपका जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस भी हमारा क्या होगा, दो तरह का होगा। याद रखना आप लोग, ये केमिकल्स इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन भी हमारा दो तरह का होगा, ठीक है। एक जिसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे, बताओ, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ देखो रिएक्टेंट में यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पे दो है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, तो दो। आरएचएस में देखे तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा दो है, ओके। बट यहाँ ऑक्सीजन मेरे दो है, मगर यहाँ पे ऑक्सीजन मेरे एक ही है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा दो है, यहाँ ऑक्सीजन मेरा एक ही है, मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए अगर हम इधर, है ना, यहाँ पे अगर दो, क्योंकि यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है ऑक्सीजन, है ना, इस प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना मात्र एक है, मैं कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है, एक है। तो मैंने यहाँ पे दो लगा दिया, जैसे यहाँ पे दो लगाया तो कितने हो गए ऑक्सीजन, देखो तो ऑक्सीजन मेरे दो हो गए, यहाँ भी दो ऑक्सीजन, पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 × 2 4, मगर ऐसे करने पे अब ऑक्सीजन मेरा जो एक था वो अब दो हो गया, मगर हाइड्रोजन जो है वो मेरा चार हो गया, देखो 2 × 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा। मगर यहाँ पे तो हाइड्रोजन मेरा अभी दो है ना। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फिर टू से यहाँ पे आगे लगा देते हैं, 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया, ये भी हाइड्रोजन में क्या हो गया, 4 में हो गया। देखो तो आप, जो इस साइड है हाइड्रोजन 4, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4, ये ऑक्सीजन दो तो यहाँ भी ऑक्सीजन दो, ये बैलेंस्ड हो गया ना, ठीक है। ये हमारा क्या कहला जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशन, गॉट इट। तो इक्वेशन समझ, केमिकल समझ में आया, केमिकल रिएक्शन समझ में आया। केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के बाद जो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ any element in a reactant must be equals to the number of atoms in a product. Okay, got it। तो जो भी रिएक्टेंट में फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोमेरिक एलिमेंट है जो कि अगर वहां पे 4 इसके नंबर दिख रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी उसे 4 होने होंगे, है ना। ये होता है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलोगे, चार्ज बोलोगे, बहुत सारे पढ़ेंगे वो आगे जब चढ़ेंगे तो बताएं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी इस पे हम लोग का इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। ये हमारा हुआ केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो आप लोग को एक ओवरव्यू समझ में आया होगा कि केमिकल क्या होता है, रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा। ओके, तो अब आप ये समझो कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। हाउ एनीवन कैन से, how anyone can say whether the chemical reaction has taken place or not, whether the chemical reaction has taken place or not, has taken place or not। आप समझना अच्छे से, फिर आपको एनसीईआरटी जब पढ़ने बैठोगे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है, माइंड इट। तो पहला क्या बताया जा रहा है आपको कि भाई हमारा जो केमिकल रिएक्शंस है वो कैसे जाने कि भाई वो केमिकल रिएक्शंस हुआ है, कि कैसे जान बता पाओगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हाउ कैन यू से। तो बोला जाता है क्या कि पहला चीज कहीं ना कहीं जब केमिकल रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, तो वहां पे कभी चेंज इन स्टेट देखा जाता है, चेंज इन स्टेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन स्टेट देखा जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोल दूं कि हाइड्रोजन है ना, फिर मैंने बोला ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन भी मेरा गैस, ऑक्सीजन भी मेरा गैस, मगर जब ये वाटर बनता है तो एक एक्वस होता है ना, मतलब लिक्विड होता है ना हमारा, है ना। फिर इसको बैलेंस करने के लिए तो मैं फिर यहाँ पे 2 लगा दूंगा, फिर यहाँ पे ठीक है। मैं ये है तो गैस ही, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, मैं वाटर में क्या है, एक लिक्विड है ये। तो क्या ये चेंज इन स्टेट हुआ ना, कि इस रिएक्शन में क्या देख रहे हो कि गैस जो है कहीं ना कहीं लिक्विड का फॉर्म बन गया, आपस में रिएक्ट किया तो ये में क्या हुआ, एक चेंज इन स्टेट हुआ। मतलब जब भी आपको दिखता हो, हकीकत बताता हो कि जब पूरे मतलब कहीं भी कोई भी चीज हो रहा हो, है ना, तो हर जगह पे चेंज स्टेट सॉरी, मतलब हर जगह पे कोई ना कोई चेंज दिखता है जहां भी केमिकल चेंज हो, कि मतलब कि फिर रिवर्स ना किया जा सके, है ना। हम लोग पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसा कि जो कि हम वापस रिवर्स करें, केमिकल चेंज में हो जाने के बाद तो रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता कई जगह पे, अगर वो इरिवर्सिबल रिएक्शन ना हो तो, है ना। तो वैसा चीज, तो मैंने क्या बोला कि कैसे जानोगे, हाउ एनीवन कैन से वेदर केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहला जो होगा हमारा चेंज इन स्टेट, आप देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई स्टेट चेंज किया हो। दूसरा ये भी कहते हैं हम लोग कि ऐसा तो नहीं कि कोई कलर का चेंज हो गया हो, चेंज इन कलर, है ना, चेंज इन कलर। ये जानोगे जैसे कि आप पढ़ोगे क्या जी, ब्लू विट्रोल, है ना, ग्रीन विट्रोल, आयरन सल्फेट का कलर होता है, आपका कॉपर सल्फेट का कलर होता है ना। तो जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं ना तो कलर क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। आयरन भी देखोगे ना तो स्टार्टिंग में जो होता है आयरन, है ना, एक मतलब सिंपल कलर का होगा, जैसे आयरन ऑक्साइड बनता है तो रेडियस कलर का बन जाता है आपका। मैग्नीशियम ऑक्साइड बिल्कुल व्हाइट व्हाइट कलर का पाउडर बनता है आपका, है कि नहीं। तो कहीं ना कुछ चेंज इन कलर आपको दिखेगा, ठीक है। जब मैं डिटेल में बताऊंगा सारे का रिएक्शन करवाता चला जाऊंगा, बस समझते चले जाना आप लोग। तीसरा क्या बोलोगे, कहीं ना कहीं चेंज इन टेम्परेचर भी होंगे, है ना, और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चेंज इन टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर चेंज होता ही है, इसको लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कि मतलब जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगे तो जाहिर सी बात है आपस में कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा, तो उसको हम लोग चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं। और इसका एक और बेहतर एग्जांपल क्या है ना, कि जब भी किसी रिएक्शंस में कुछ एनर्जी देना पड़ गया, कुछ करना पड़ा तो उसको इंडोथर्मिक बोलते हैं, तो जिसमें हीट एनर्जी देना पड़ा तो हो गया इंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हीट इवॉल्व हुआ उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो तो ये हालांकि अभी पढ़ना नहीं है आप लोगों को, बट आप समझो कि जितने भी तरह के इंडोथर्मिक, मैं क्या क्या बोला, इंडो, ये बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं समझा रहा हूँ। इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, क्या बोला, इंडोथर्मिक, तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ।
है ना, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें मतलब क्या होता है, जो हीट एनर्जी होते हैं, हमारा जो हीट होता है वो डाला जाता है ना, व्हेन हीट इज इन्वॉल्व, है ना, हीट इज इन्वॉल्व, हीट को हम लोग डालते हैं, इन्वॉल्व होता है हमारा, तब तो इसको एंडोथर्मिक बोलेंगे। एक्सो मतलब जब हीट क्या हो जाए, इवॉल्व होता है, बाहर निकलता हो, है ना, हीट क्या हो जाए, इवॉल्व हो, समझ में, जब बाहर निकलते, फॉर एग्जाम्पल जब से बोलते हैं ना कि सोडियम को वाटर में मत डालो, एक ब्लास्ट कर जाएगा, ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होता है ना, हीट हीट मतलब क्या, हीट एनर्जी, है ना, तो समझ आओ आप, क्योंकि बहुत ज्यादा जो होगा वो मतलब निकलता है आपको। और गैस को हम लोग ना शॉर्टकट में हम लोग ऐसे अपवर्ड एरो रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी आपको ना ऐसे का एरो दिया गया है, इस तरह का एरो, तो समझना कि ये गैस है। अच्छा, एक आप लोग के लिए सवाल, जब सोचना बताना मेरे को, अगर ये डाउनवर्ड एरो तो क्या कहेंगे, जरा गेस करो बताओ, आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट। तो आज मैं क्लास ले रहा हूँ जिसमें मैं आपको बस मैं समझा रहा हूँ कि इस सारे चैप्टर में ना क्या क्या टर्म्स यूज होंगे और क्या क्या इसमें चीजें होते हैं, ताकि आपको जब पढ़ोगे, जब समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, फिर जल्दी से कवर कर लेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने केमिकल समझा, केमिकल क्या होता है, केमिकल रिएक्शन समझा, केमिकल इक्वेशन समझे, केमिकल इक्वेशंस के बाद हम लोग जाने कि भाई बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, बैलेंस बैलेंस समझ में आने के बाद हमने समझा कि कैसे जानेंगे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम लोग के चेंज इन स्टेट देख के, चेंज इन कलर देख के, चेंज इन टेम्परेचर देख के हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा बेसिक जो होता है कि ये ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको, स्टेट का चेंज, कलर का चेंज। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम लो और मेरे को ये बताओ कि कहाँ कहाँ पे जो होगा कुछ कलर का चेंज होगा, मैंने अभी कुछ आप लोग को एग्जांपल दिया था, आप जरा बताना, थोड़ा सा मैं 10 सेकंड का पॉज दूंगा, आप बताओ कि कहाँ कहाँ सा कौन कौन सा रिएक्शंस होंगे जो कि चीनी का, जिसको पता है आप कमेंट कर सकते हो आप लोग, है ना, चलो बताना जरा। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर दिए होंगे, ठीक है ना, जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगे ना, उसको अच्छे से एग्जाम में दे सकते हो सारे, बताओ कौन सा रिएक्शंस होते हैं, इस पे भी आप इन्हें बता सकते हो, ओके। तो चेंज इन टेम्परेचर बता दिया कि बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर चेंज दिखने को मिला, जाहिर सी बात है गैस का टेम्परेचर और जो लिक्विड का जो टेम्परेचर होंगे, टेम्परेचर चेंज दिखेगा आपको। और ये सारे को ना, जो जहाँ पे गैस इवॉल्व होता हो ना, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जो कि है ना, कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, तो इसे भी एक नया पॉइंट में डाल सकते हो, मगर जनरली जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो कुछ ना गैस का भी इन्वॉल्व होना होता ही होता है ना। एक और भी आप पॉइंट, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में दे रखा है तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो, क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या बोल सकते हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो आपको मैंने अभी जस्ट समझाया। तो ठीक है, ये बेसिक ये चार है, क्या यही चार है, तो नहीं, और भी सारे हैं, बट आप लोग के लिए फिलहाल इतना चार जरूर समझ के रखना कि जहाँ भी स्टेट चेंज हो रहा हो, जहाँ पे कलर चेंज हो रहा हो, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, जहाँ पे कुछ गैस का इवोल्यूशन हो रहा हो, तो सारे को ऐसा कुछ दिख रहा हो तो समझ कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ था, ओके। इन सारे पे हम लोग रिएक्शंस करेंगे, अच्छे खासे रिएक्शंस करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या क्या है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत बजरे बच्चे को ना मतलब ये भी डाउट होता है ना कि भाई चलो केमिकल तो समझ में आया, रिएक्शन समझ में आया, इक्वेशन समझ में आया, मगर कंपाउंड जो बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2O, अगर मैं बोल दूं कि बताओ यार सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो उन्हें याद करने में बहुत दिक्कत होता है ना। तो मैं बोलूंगा कि अब इस याद करो, सबका वैलेंसी ध्यान रखो, और इसके बाद क्या करो, आप आराम से बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं क्या, जैसे कि बताओ कि पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट इफ आई आस्क व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट, अगर मैं ये बात बोलूं कि पोटेशियम सल्फेट का ना क्या होगा आपका, सॉरी, पोटेशियम
सल्फेट। ओके, क्या होगा हमारा अगर मैं ये बात पूछूं तो अब देखो क्या कि पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम है, तो मैंने इसे K से रिप्रेजेंट कर दिया। सल्फेट को हम लोग SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जब वैलेंसी करोगे तो जानते होगे क्या, जब प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा होगा कि सल्फेट का वैलेंसी जो होता है तो कितना होता है, किसी को याद है? सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है, या पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है? एक या तो होता है, ऐसे देखोगे याद याद आ रहा होगा, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग। तो पोटेशियम का जो वैलेंसी होता है वो हमारा 1 होता है ना, और सल्फेट का जो वैलेंसी होता है वो हमारा 2 होता है। जिससे फिर हम लोग क्या करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा K2SO4। कितना आसान है। मैं बोलूँ कि ये आपका सोडियम का वैलेंसी बताओ, है ना, समझ रहे हो आप लोग? पोटेशियम का वैलेंसी तो K2SO4 बोल दिए, है ना। अगर आज मैं बोलूँ क्या, ऐसा करो अल्युमिनियम सल्फेट बोलो, क्या मैं बोलूँ? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अल्युमिनियम सल्फेट, अल्यूमिनियम सल्फेट मैं बोलूँ वो बताओ इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा इन्वॉल्व है, एक अल्यूमिनियम है, एक मेरा सल्फेट है। सल्फेट को हम लोग SO4 बोलते हैं। सल्फेट का वैलेंसी अभी मैंने बताया 2 होता है ना, सल्फेट का वैलेंसी 2। ये सब क्या है, वैलेंसी है, ये सब हमारा क्या है, वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। सल्फेट का वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। अल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है बताओ? 3 होता है ना। आप लोग को याद है या नहीं याद है? तो अब इसके बाद से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो अब क्या बना है, ए कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो लिखेंगे Al2। ऐसे वाला क्या 3 है तो लिखेंगे SO4। फिर यहाँ डायरेक्ट नहीं सकते, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में देख लिखते हैं Al2SO4 का होल, है ना। इसलिए जो जिसके, है ना, इस साइड लिखा रहा हो, है ना। आप लोग फिर पढ़ोगे कैटायन एनायन, कैटायन पॉजिटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है ना। आयोनिक रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस भी होते हैं, ये भी याद रखना, है ना, कि केमिकल रिएक्शन में क्या चीज, एक्सचेंज ऑफ आयंस भी। तो बहुत तरह से आप डिफाइन कर सकते हो आप केमिकल रिएक्शन में, एक्सचेंज ऑफ क्या, आयन बोल सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस भी होते हैं, है ना। ठीक है, तो देखो, तो Al2SO4 का होल 3 हुआ हमारा। तो ये देखो कैसे बना, तो इसका मतलब कि जब यहाँ पे 3 ये लिखा, इसका मतलब क्या, अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 था, सल्फर का वैलेंसी 2 था। ये हमेशा इस तरह से आप याद रखोगे ना तो बहुत आसानी है। कभी हम आपको सारे वैलेंसी याद करने का ट्रिक आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल आप जानना कि जब भी हो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है, और मैं बोलूँ कि पोटेशियम नाइट्रेट, देखो कितना साइन बता सकते हो। मैंने बोला कि नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है, अब अब बोला पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम में क्या होता है 1, तो कुछ नहीं है तो फॉर्मूला क्या बन जाए KNO3। कितना आसान हो गया याद करना, बताओ, है ना। तो अगर वैलेंसी पता हो तो हम लोग आसानी से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अब एक चीज नया मैंने तो कुछ बात बताया कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, है ना। आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव आयंस को क्या हम लोग कहते हैं, कैटायन, और नेगेटिव को बोलते हैं हम लोग एनायन। ओके, तो हम लोग कैटायन से आयंस जो होंगे 2 तरह के होंगे, कैटायन एंड एनायन। एनायन कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे लोग कैथोड और एनोड से कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। जैसे कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल, एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसी तरह से, है ना, हमारा कैटायन होता है और एनायन होता है। तो इस तरह से ना कोई भी चीजें हो, जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, तो वो हमारा कहीं ना कहीं आयंस का भी होता है। तो कैटायन क्या होता है हमारा, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आयन होता है। कैटायन क्या होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज आयन, याद रखना, पॉजिटिव चार्ज आयन। और एनायन क्या होगा हमारा, ये हमारा होता है निगेटिव चार्ज आयन, निगेटिव चार्ज आयन। ओके, याद रखना है चीज। कैथोड और जो इलेक्ट्रोड पढ़ते अपन लोग पढ़ेंगे भी, उससे कंफ्यूज मत होना, है ना। तो कैटायन हमारा पॉजिटिव चार्ज और एनायन है नेगेटिव चार्ज। और केमिकल रिएक्शन में मैंने क्या बोला कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। चलो मैं अच्छे ढंग से आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, है ना। जैसे कि मैंने ले लिया एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फिर मैंने बोला क्या
जो एसिड है, मैंने एक बेस माना, जो बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी कंपाउंड हो वो हमेशा कहीं ना कहीं पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के फॉर्मेशन से ही बना होता है। इसका मतलब यहाँ पे जब मैंने HCl बोला है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हमारा पॉजिटिव है और क्लोरीन मेरा निगेटिव है, तभी ये कंपाउंड बना है। दो पॉजिटिव वाले मिलकर नहीं बना सकते। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने बोला है ना, तो सोडियम मेरा पॉजिटिव है और हाइड्रोक्साइड मेरा निगेटिव है। इसका मतलब ये HCl बना है तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, और आपस में रिएक्ट करने के बाद ये HCl बना है। इसी तरह से सोडियम और हाइड्रोक्साइड मैंने बोला, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 है, इसका भी 1 है, आपस में रिएक्ट करके उसने NOH बना दिया। ठीक है, अब देखना ये चीज और गौर करना। अब मैंने क्या बोला, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव और इनके निगेटिव को आपस में रिएक्ट करवा दो, है ना, आपस में क्या करो, रिएक्ट करवा दो। तो ये अब देखो HOH बन जाएगा आपका, HOH, H मेरा पॉजिटिव, OH मेरा निगेटिव, प्लस, है ना, एक दूसरा कर लेता हूँ, और ये प्लस, ये कैटायन इसके एनायन से आपस में रिएक्ट करेगा। अभी बता रहे हैं केमिकल्स में क्या होता है, आपस में जितने केमिकल आपस में रिएक्ट करता है, ये बन के क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा NaCl, Na प्लस Cl माइनस। इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना, HCl प्लस NaOH गिव H को ही हम लोग H2O बोल देते हैं शॉर्टकट में, मगर वो HOH होता है हमारा, है ना, क्या होता है, HOH, है ना, तो H2O बोल दिया प्लस NaCl बोल दिया। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ बता रहा है प्रोडक्ट में 2 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 1, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन मेरा 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा 1 है, सोडियम मेरा 1 है, सोडियम मेरा 1 है, क्लोरीन मेरा 1 है, क्लोरीन मेरा, पता कि मेरा क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। इस रिएक्शन का कोई नाम बता सकते हो, इसी रिएक्शन का नाम है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोर्ड में कितने बार पूछा गया होगा नहीं पता, हर बार कहीं ना कहीं आपको रिएक्शन दिख जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलो तो ये भी एक आयोनिक रिएक्शन है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है हमारा, है ना, गॉट इट। तो ये चीज है हमारे साथ कि कहीं ना कहीं जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस भी होते हैं, है ना। तो जहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस जहाँ नोट डाउन करवाया था, तो वहाँ पे एक और चीज आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, जहाँ पे मैंने कहा था ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, है ना, केमिकल रिएक्शंस हुए, ये बताया। एक और पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेना कहीं ना कहीं, थर्ड पॉइंट, कि केमिकल रिएक्शंस में, है ना, केमिकल रिएक्शन में आप लोग का कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ आयंस भी होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस, समझने के लिए बस एक जगह रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो ये हमारा हुआ केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस क्या होते हैं, तो एक मैं अच्छा लगा तो समझाने का, तो एक्सप्लेन किया। तो कहीं ना कहीं आपको वैलेंसी भी कैसे आपस में एक्सचेंज होके बनता है, फॉर्मेशन होता है, वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो एक छोटा सा टर्म के बारे में भी आप मेरे को जरूर बताना, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये सब हालांकि आप बेसिक क्लास 7-9 में ही पढ़ चुके होंगे, but still in case if you are having any doubt regarding like what kind of this substance are called, how can we remember, it's very difficult for me to remember, then I am there to help you out. Just put down your query, I will be helping you out in each and everything. Okay, so please be sure that these questions whatever I'm saying here they are going to ask in your exam definitely. Okay, so for example जैसे मैंने यहाँ पे बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, यहाँ पे पूछे जा सकते हैं एग्जाम। ओके, तो अब हमारा जो है यहाँ पे टॉपिक है, एक होता है क्या कि पूछा जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, है ना, क्या पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो क्लास 10th में आप को पढ़ना है ना, हम लोग क्लास 10th में जितने रिएक्शंस तो बहुत सारे हैं, है ना, बट जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है वो है एक हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला, क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, दूसरा हमारा क्या है,
decomposition reaction, decomposition reaction, ठीक है। तीसरा आपको पढ़ना होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आपको क्या पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। फिर आपको क्या पढ़ोगे, रिडक्शन। फिर इन्हीं दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। और कई जगह पे छोटा छोटा चीज जैसे कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। फिर जैसे कि आपका मैंने बताया ना कि कई कई जगह पे आपको कुछ कुछ और भी मतलब टर्म्स मिल जाएंगे, जैसे कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन मतलब किस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देगा। जहाँ पे हीट इवॉल्व हो गया उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोल देंगे, है ना। तो ये सब भी आपको कहीं बहुत जगह पे आपको टर्म सुनने को मिलेगा। फिर कई जगह पे आपको ये दिखने को मिलेगा कि जहाँ पे हीट एनर्जी लग रहा हो, डालना पड़ रहा हो, उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो इस तरह से आपका बेसिकली अगर इसे आप डालोगे जैसे पॉइंट नंबर 8 डाल लो, 9 डाल लो और इसे आप 10 डाल लो, तो ज़्यादातर इसी 10 के इर्द गिर्द सारे रिएक्शंस आपको इवॉल्व होता रहेगा और कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ें हैं आपको तो आप इसे आप कवर अप कर सकते हो। तो अब आप समझो कि मैं समझाता हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छे ढंग से समझना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है। सिंपल सा कि जब भी कोई ए प्लस बी रिएक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ सी का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। डिटेल में मैं समझा दूंगा सारे को, पहले आप समझ लो बस कि जब भी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन किया किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ उसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन जस्ट इसका उल्टा, कि अगर कोई सी है, कोई कंपाउंड है, इसको हीट दी है, मतलब कि एक तरह इंडोथर्मिक भी हो गया नहीं हमारा, तो इसे हीट दी है तो कहीं ना कहीं वापस वो है ना टूट गया, अपने वापस कुछ ना कुछ वो बना होगा, है ना। तो ए प्लस बी मैंने दे दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं कि जानोगे क्या कि जब आपको पढ़ोगे कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देते हैं। मैंने क्या कहा, है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मैं लिख ही देता हूँ, हाईली, ये टर्म याद रखना, हाईली रिएक्टिव मेटल displaces the displaces the less reactive metal, less reactive metal from its salt solution, from its salt solution, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है, एक तरह का काफ़ी फॉर्मुलेशंस होते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या, जब दो कंबाइन करके कोई थर्ड पार्ट बना, एक चीज टूट के दो में बन गया, डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट क्या, जब हाईली रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करवा देगा, उसको भगा देगा, तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डबल सॉल्ट से का रिएक्शन दिखाएंगे वहाँ पे। ऑक्सीडेशन, जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, है ना। रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट बोलोगे, है ना, या फिर इसको कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल, बहुत तरह से हम लोग जानेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो, रिडक्शन में क्या, जहाँ पे ऑक्सीजन का हट रहा हो, हाइड्रोजन का गेन कर रहा हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, ये सब रिडक्शन का खेल है। रिडॉक्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, तो रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। गॉट इट।
तो कहीं ना कहीं हमारा ये सातों का सातों रिएक्शन समझ में आप लोग को आया ना। तो हम याद रखना कंबाइन कर रहा है, मतलब दो मिलकर कोई तीसरा बन रहा होगा। तो हम लेमन लैंग्वेज पे समझो रिएक्शन क्या है, वो मैं आपको याद करवा दूंगा डिटेल में। पहले आप कॉन्सेप्ट तो समझो, कॉम्बिनेशन कंबाइन कर रहा है, दो कंबाइन तीसरा बन जाएगा। डिकम्पोजिशन, एक टूट के दो तीन में बन जाए, जरूरी नहीं कि प्लस बी ही हो, सो वन भी कुछ और भी हो सकता है ना। मैं बस मैं एग्जाम्पल के तौर पे बस बता रहा हूँ, सारे एग्जाम्पल है हमारे, जस्ट एक समझाने के काम के लिए। डिस्प्लेसमेंट क्या ने बोला कि कोई एक लेस, कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है किसका, तो लेस रिएक्टिव मेटल का। एक हाई रिएक्टिव मेटल आया, उसको लेस रिएक्टिव मेटल से क्या किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया वहां से। वैसे जैसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। डबल, वहां पे डबल सॉल्ट का रिएक्शन दिखाएंगे हमारा। ऑक्सीडेशन में ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन आप सप्लाई कर रहे हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, सोडियम हाइड्राइड, ये सब चीज़ मैं देखूंगा, बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा। रिडक्शन जहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट कर दो ऑक्सीडेशन का। और रिडॉक्स जहाँ पे ऐसा रिएक्शन है ना जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली चल रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे। और ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। ठीक है, ये वाला और ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कई बार पूछा गया है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन मैंने बताया किसे डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे क्या होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का ही बताया था, जो कि एमजीओ बन जाता है हमारा, है ना। देखो इसका मतलब यहाँ पे दो ऑक्सीजन पे मैंने क्या किया, यहाँ पे दो अगर लगा दूं, आप बताओ तो, एम जी यहाँ पर एक है, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे दो लगा दिया, क्योंकि ऑक्सीजन में दो है, यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे ट्वाइस एम जी हो जाएगा, है ना। तो एम जी ये में जो है वो व्हाइट पाउडर का प्रेसिपिटेट होता है, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा निकलता हो, जैसे कि हमारा मैंने अभी बताया था ना कि सोडियम जो होता है बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, पानी में जैसे डालोगे तो उससे क्या करेगा, वो ब्लास्ट कर जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा। तो एक्सोथर्मिक बोलेंगे जहाँ पे हीट देना पड़ता है, कैसे मैंने यहाँ पे डेल्टा दिया, डेल्टा मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं हम लोग तोड़ने के लिए। डिकम्पोज तो करेगा, जब वो टूटेगा तब ना, हीट सप्लाई करोगे तब ना, उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। गॉट इट। तो ये सारे टर्म्स हम लोग यूज करेंगे। सोचो कि 45 मिनट्स में हमने सारे जो इस चैप्टर में जितने भी टर्म्स होंगे यूज होंगे, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग इसको डिटेल वे में अच्छे से डिफिनेशन के साथ अच्छे से हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पार्ट बाय पार्ट 5-5 मिनट का वीडियो बनाते चलेंगे और इसे हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियोस होगा, मैंने बताया था ना कि हमारा जो वे होगा पढ़ने का, इसमें ये होगा कि हम लोग आज समरी कवर करेंगे। तो समर, है ना, तो समरी हमारा क्या हुआ कि ये चीज़ कवर हो गया हमारा, है ना। तो ये हमारा हो गया। अब एनसीईआरटी का जो है हम लोग जो नोट्स है ना, बोर्ड में हम लोग इस तरह से बनाना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग